लेक्चर 14। पेज 1 संशोधित। तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऐसा माना जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व ऑन बीसी में राजा तक्ष के नाम पर की गई थी। राजा तक्ष भगवान राम के भाई भरत के पुत्र ग्रैंडसन थे। वहीं कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये सत्य नहीं है, बल्कि तक्षशिला के वास्तविक संस्थापक की जानकारी प्राप्त नहीं होती। तक्षशिला विश्वविद्यालय गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, में स्थित था। तक्षशिला के अवशेष वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का पहला महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। तक्षशिला में भारत ही नहीं बल्कि विदेशी छात्र भी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। तक्षशिला में कोई अध्ययन कक्ष नहीं था, बल्कि आश्रम में शिक्षा देने की प्रथा थी। चाणक्य और पाणिनि इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए थे। बाद में चाणक्य इसी के प्राचार्य भी बने। पेज 2 विदेशी आक्रमण 6वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी तक। ईरानी, फारसी 6th सेंचुरी बीसी, यूनानी 4th सेंचुरी बीसी। साइरस, अलेक्जेंडर, सिकंदर। डेरियस -1, दारा -3। ईरानी आक्रमण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संसार में सबसे महानतम राज्य ईरान का हखामनी साम्राज्य था। इस साम्राज्य की स्थापना साइरस II के द्वारा की गई थी और इन्होंने हखामनी साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया था। इस क्रम में इन्होंने अफगानिस्तान के कपिशा नगर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था और इसी समय इन्होंने भारत पर भी आक्रमण किया, परंतु असफल रहे। पेज नंबर 3 साइरस की मृत्यु के पश्चात डेरियस प्रथम डारियस I उनके उत्तराधिकारी बने। 529 BC डेरियस प्रथम ने हखमनी अकेमेनिड राज्य का विस्तार चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। इनके साम्राज्य को लगभग 19 प्रांतों में विभाजित किया गया था। हेरोडोटस के अनुसार दारा प्रथम ने भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत पर आक्रमण करके इसे जीतकर अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत घोषित किया। दारा प्रथम भी इसी वंश के महानतम शासकों में से एक सिद्ध हुए और इनके काल में हखमनी साम्राज्य को पर्शियन साम्राज्य भी कहा जाने लगा। दारा प्रथम ने अपने साम्राज्य में बहुत से अभिलेख स्थापित करवाए। इतिहासकारों का कहना है कि सम्राट अशोक भी इन्हीं से प्रेरित होकर अभिलेख स्थापित करवाए थे। कालांतर में 4वीं शताब्दी बीसी इस वंश के तीसरे शक्तिशाली राजा दारा तृतीय गद्दी पर बैठे, जो सिकंदर के समकालीन थे। पेज नंबर 4 327 बीसी में सिकंदर के द्वारा दारा तृतीय को पराजित कर दिया, जिसके पश्चात हखमनी साम्राज्य का पतन हो गया। ईरानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव। 1 ईरान के साथ भारतीय व्यापार की वृद्धि हुई। 2 खरोष्ठी लिपि पर भी ईरानी प्रभाव है। 3 अरामाइक लिपि पर भी ईरान का ही प्रभाव है। 4 भारत में अभिलेखों की परंपरा पर भी ईरानी प्रभाव देखा जा सकता है। यूनानी आक्रमण 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। सिकंदर का परिचय। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में यूनान के मैसेडोनिया प्रांत में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा फिलिप था। 13 से 16 वर्ष की उम्र के थे जब सिकंदर को अरिस्टोटल ने शिक्षा दी थी। अरस्तु ही सिकंदर के राजनैतिक एवं धार्मिक गुरु थे। पेज 5 अपने पिता फिलिप II की मृत्यु के बाद सिकंदर 20 वर्ष की आयु में 336 बीसी में सिंहासन पर बैठा और जल्द ही उसने मैसिडोनिया छोड़कर साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। उसने जिन राज्यों पर आक्रमण किया सभी को जीत लिया। 326 बीसी में ईरान को जीतने के पश्चात सिकंदर भारत की ओर बढ़ा। उल्लेखनीय है कि इस समय पश्चिमोत्तर भारत में कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था और इस समय पाटलिपुत्र पर घनानंद का शासन था। सिकंदर ने पहला आक्रमण तक्षशिला पर किया। इस समय तक्षशिला के शासक राजा आम भी थे। इस समय उत्तर पश्चिमी भारत में राजनीतिक अव्यवस्था थी, जिसका लाभ सिकंदर को मिला। इस समय पंजाब में महान शासक पोरस का राज्य था, जो झेलम और चेनाब नदी के बीच स्थित था। 326 बीसी में ही सिकंदर ने पोरस के साथ झेलम वितस्ता का हाइडेस्पीस का युद्ध लड़ा। पेज 6 इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया। पोरस को इस युद्ध में बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया। लेक्चर 15। सिकंदर पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु उसकी सेना इसके लिए तैयार नहीं थी। सिकंदर ने अफगानिस्तान के विजित क्षेत्रों पर अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को नियुक्त किया था। सिकंदर भारत में कुल मिलाकर 19 महीने रहा और उसने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 2 नगर भी स्थापित किए। 1 निकाया, 2 बुकेफाला अपने घोड़े के नाम पर। उसके सिकंदर के मुख्य सेनापति थे। 1 क्रेटर
फिलिप। 2 सेल्यूकस निकेटर। 3 निर्याकस जल सेनापति। सिकंदर ने ईरान, इराक, तुर्की, अरब क्षेत्र, अफगानिस्तान इत्यादि विजित कर लिए थे। पेज 7 सिकंदर के समकालीन इतिहासकार थे। 1 कलिस्थनीज। 2 नियार्कस। 3 अरिस्टोबुलस। सिकंदर के युद्धों का इतिहास अरिस्टोबुलस के द्वारा लिखा गया। सिकंदर की मृत्यु 323 BC ऑफ BC में बेबीलोन में हो गई। भारत पर यूनानी आक्रमण का प्रभाव। 1 गांधार मूर्तिकला पर यूनानी प्रभाव दिखाई देता है। भारत में कुल मिलाकर 3 प्रकार की मूर्तिकला मुख्य रूप से दिखाई देती है: गांधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला। 2 भारत में यूनानी आक्रमण के प्रभाव से ही पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। 3 व्यापार के लिए नए मार्ग खुले। 4 भारत की मुद्रा प्रणाली, सिक्कों पर भी यूनानी प्रभाव दिखाई देता है। भारत में लेख वाले सिक्के यूनान से ही प्रेरित थे। 5 हमारा प्रत्यक्ष व्यापारिक संबंध यूनान से स्थापित हुआ। पेज 8 भारत पर यूनानी आक्रमण का प्रभाव जारी। 6 यूनानी इतिहासकारों से भारतीय इतिहास की भी जानकारी प्राप्त होती है। 7 भारत का ज्योतिष शास्त्र यूनान से प्रभावित है। 3 मूर्तिकलाएं। 1 गांधार कला, प्राचीनतम मूर्तिकला। वास्तविक अंकन, यूनानी प्रभाव, पूर्ण रूप से देशी नहीं। विदेशी कला का प्रभाव, भूरे रंग के पत्थर का प्रयोग। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्रसार, सबसे अधिक बुद्ध की मूर्ति इसी कला में बनी। 2 मथुरा कला, लाल पत्थर का प्रयोग। बुद्ध की पहली प्रतिमा मथुरा कला में ही बनी। पूर्ण रूप से देशी कला, मथुरा क्षेत्र में इसका विस्तार। 3 अमरावती कला, सफेद संगमरमर का प्रयोग, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में विस्तार। पूर्ण रूप से देशी कला। सातवाहनों ने संरक्षण दिया, कनिष्क ने संरक्षण दिया। पेज 9 धार्मिक क्रांति, रिलीजियस रेवोल्यूशन। उत्तर वैदिक काल के पश्चात ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध 62 संप्रदायों का विकास हुआ। इनमें से 6 दर्शन, चारवाक दर्शन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म प्रमुख थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, परंतु इनमें से बौद्ध धर्म और जैन धर्म सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। धार्मिक क्रांति का प्रवाह चित्र, फ्लो चार्ट ऑफ रिलीजियस रेवोल्यूशन। धार्मिक क्रांति। भूमिका, कारण, बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रसिद्धि के कारण, बौद्ध एवं जैन धर्म का विस्तार, बौद्ध धर्म का महत्व, बौद्ध धर्म के पतन के कारण, बौद्ध एवं जैन धर्म में समानता एवं अंतर। पेज 10 धार्मिक क्रांति के कारण, कॉजेज ऑफ रिलीजियस रेवोल्यूशन। 1 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक संस्कृति ने अपना मूल स्वरूप खो दिया। 2 इस काल में रूढ़िवादिता एवं कर्मकांड बहुत बढ़ गए। 3 बलि प्रथा की शुरुआत हुई, जिससे कृषि कार्यों के लिए पशुओं की कमी होने लगी। 4 उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, अर्थात जाति प्रथा की शुरुआत हो गई और वर्ण कठोरता के आधार पर विभाजित हुए। 5 पुरोहितों की सर्वोच्चता स्थापित हुई और पुरोहित निजी हितों को ध्यान में रखकर कार्य करते थे। 6 वैश्यों की निम्न स्थिति थी, अर्थात वैश्य अकेला वर्ण था जिस पर अधिक लगान था, बाकी सभी समुदाय कृषि एवं व्यापारिक कार्यों से जुड़े थे।